मैं हूं जाफ़र उस्मान शेख द अखबार न्यूज़ से। आज हमारे साथ है डॉक्टर जितेंद्र जादव, एल वार्ड के आरोग्य अधिकारी जो है। वैसे ही एक बहुत बड़ी हस्ती है डॉक्टर जादव साहब, जिन्होंने कोरोना काल के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनकी टीम ने भी लिया, उनके जितने आशा वर्कर से लेकर जितने हेल्थ डिपार्टमेंट के जो बंदे थे, उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया। वो लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है और आने वाले दिनों में जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट होगी, किस तरह से होगी, वो सब वो बताएंगे हमारे हफ्तावारी हस्ती के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जादव साहब का। आप सभी जानते हैं पिछले हम 1 साल से कोरोना महामारी, जो कोरोना काल चल रहा है, उससे काफ़ी परेशान है, आहत है। उसी बीच में जो हमारे एल वार्ड कुर्ला के अंदर एल वार्ड के जो अधिकारी है, ऑफिसर है जितेंद्र जादव साहब, इनका कार्य जो है, काम किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि बीएमसी ने जिस जिस तरह से बढ़ चढ़कर जो काम किया है, जहाँ तक कि पूरी मुंबई के अंदर, बृहन मुंबई के अंदर, लेकिन हम खास करके एल वार्ड की बात करेंगे, बहुत ज़ोरों शोरों में काम किया है। वो काबिल तारीफ़ है। कई लोग मतलब अलग नज़र से क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है, जो समाज के अंदर जो लोग हैं, वो उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं, जितेंद्र जादव साहब से। पहला उनसे हम ये सवाल करेंगे कि जो वैक्सीन आ गई है, जिसे टीका कहा जाता है, उसका किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो कब तक आएगा और लोगों को ये कब तक मिलेंगी। जितेंद्र जादव साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द अखबार न्यूज़ में। पहला ही सवाल आपका हमने ये किया कि जो आने वाले दिनों में वैक्सीन के बारे में जो चर्चा चल रही है, वो किस तरह से होगी और कैसे होगी, क्योंकि आपकी फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी धन्यवाद अखबार चैनल। सबसे पहली बात तो ऐसी है कि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी टीम, हमारी तैयारियां जो भी है वो हमने पूरी कर ली है। वैक्सीन वेरी शॉर्ट अगर पीरियड का भी हमको टाइम मिलता है तो भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक जो मालूमात है उस हिसाब से ये जो वैक्सीन प्रोग्राम है ये 3 फेजेस में चलने वाला है। सबसे पहला जो फेज़ है वो हम लोग जो हेल्थ केयर वर्कर्स है, प्राइवेट रहने दो, जनरल प्रैक्टिशनर रहने दो, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सेज, लैब टेक्नीशियंस, जो भी हमारे ऐप पे, कोविन ऐप पे जो भी रजिस्टर हुए हैं, उनको फर्स्ट फेज़ में हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं। वैक्सीन आने का जो प्रोग्राम है वो अभी चैनलाइज हो रहा है। मेरे ख्याल से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज ही मैंने अखबारों में पढ़ा है कि शायद सोमवार को 11 तारीख को सभी राज्यों के मुख्यमंत्री साहब से बात करके इस बारे में कोई डिसीजन आने की संभावना है। लेकिन एक बात मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब के लीडरशिप में हम लोग बृहन-मुंबई महानगर पालिका और एल विभाग हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। यानी जो बृहन मुंबई महानगर पालिका है, बीएमसी है, वैक्सीन के लिए पूरी तरह से तैयार है, प्रिपेयर्ड है। और इनको इसका अंदेशा था कि हमें इसके लिए अभी और एक फ़ाइट लड़नी है। और ये वैक्सीन का जो ये भी एक पार्ट, फाइट वाला ही पार्ट है। अब हम जाते हैं पिछले साल जो लोगों की जो जो हालत हुई है कोरोना से, जो है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड जो है वो जो गौर गरीब निचले तबके के लोग जो है, वो ज़्यादा परेशान हुए हैं। और सबसे ज़्यादा कोरोना के इफ़ेक्टेड भी वही हुए। हमने लास्ट में एक प्रोग्राम बनाया था जो धारावी के अंदर, आयुष हॉस्पिटल जो थे सारे, वहाँ के बारे में। धारावी के अंदर जो स्पोर्ट था वो ज़्यादा बढ़ चढ़ करके आ रहा था। तो हमारे एरिया में जो एल वार्ड के अंदर वो किस तरह से आपने कवर किया और कैसे किया, जो 1 साल आप मेहनत कर रहे हैं और हम देख रहे हैं आप अभी भी कर रहे हैं, तो किस तरह से किया सर? मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा आपके अखबार चैनल से कि आप लोगों ने इसका कॉग्निजेंस लिया है बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग हमारे साथ कंधे में कंधा मिला के खड़े हैं। 26 साल की मेरी सर्विस हो चुकी है एमसीजीएम के साथ में, मुंबई महानगर पालिका के साथ में। मैं आपको बोलता हूँ कि ये वाकया जो हुआ है, ये जो पैंडमिक आया है कोरोना का, ये मेरे 26 साल के सर्विस में हमने पहली बार देखा। नया वायरस आया था, ज़्यादा मालूमात नहीं थी, लेकिन हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के पूरे डॉक्टर्स से लेके हमारे सीएचवी आशा वर्कर्स तक हम लोग सब फील्ड में थे। शुरू में बहुत तकलीफ हुई। स्लम्स जो है, झुग्गी झोपड़ी, अभी आपको तो मालूम है एल विभाग में तकरीबन 75 to 80% स्लम्स है। जैसे कि अपना कुरैशी नगर है, जैसे कि अपना जरीमरी का एरिया है। ये यहाँ पे शुरू में बहुत पेशेंट थे। हम लोग तैयारियां करने में जुटे हुए थे। पेशेंट को मोबिलाइज करने के लिए एम्बुलेंसेस हम की तैयारी हम लोग कर रहे थे। लेकिन हम लोग
हर पेशेंट के पास, हर हाई रिस्क कॉन्टैक्ट के पास मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग पहुँच गए वहाँ पे। हम लोग ने जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस थी, वो गाइडलाइंस चैनलाइज हुई स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद में एमसीजीएम बीएमसी के पास में। उस गाइडलाइन का हम लोग ने बिल्कुल तरीके से पालन किया, जैसे कि विद इन 24 आवर्स जो भी पॉजिटिव पेशेंट्स है उनको मूव करना, उनके हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स है उनको मूव करना। हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स के लिए हमने क्वारंटाइन सेंटर्स किए, जैसे कि हमारा क्रिस्टल क्वारंटाइन सेंटर था। जो पेशेंट्स थे उसके लिए हमने 7 दिन के अंदर हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर मनीष पड़ंजू सर है, उनके लीडरशिप में एल वार्ड में एमसीएमसीआर पवई का जो सेंटर था वो 7 दिन के अंदर हमने आइसोलेशन सेंटर में कन्वर्ट किया। वहाँ पे पेशेंट्स के लिए जो भी सुविधाएं थी, डॉक्टर्स, नर्सेस, राउंड द क्लॉक, एम्बुलेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन, उनका खाना, सबसे बड़ी बात, ये सब हमने वॉर फुटिंग लेवल पे किया। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें हम सक्सेसफुल है। मैं अलीबाग के बारे में बात कर सकता हूँ। अलीबाग की जो आज की परिस्थिति जो है वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज हम पूरे कंट्रोल में हैं। सिचुएशन इज़ टोटली अंडर कंट्रोल। पहले जो पेशेंट्स थे वो थोड़े सीरियस पेशेंट्स हमारे पास में आते थे, जिनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 95 के नीचे होती थी, जो फिब्राइल भी रहते थे, बहुत सारे ब्रेथलेस होते थे। आज जो पेशेंट है वो स्टेबल है, कोई सीरियस क्रिटिकल पेशेंट हमारे पास नहीं आ रहा है। पेशेंट जो आ रहे हैं वो मैक्सिमम हाई राइज बिल्डिंग्स में से आ रहे हैं, और जिनको मैक्सिमम पेशेंट्स को हम उनके घर पे ही आइसोलेट कर रहे हैं, और हाई राइज होने की वजह से उनके फ्लोर्स हम लोग सील कर रहे हैं। आज भी हमको लोगों का जो सहयोग था, शुरू में जो घबराहट थी, अभी वो घबराहट लोगों में नहीं है। लोग सामने से फ़ोन करते, मेरा फ़ोन तो आपको मालूम है 24 घंटा लोगों की सेवा के लिए, कभी भी मैं किसी का भी अनजान भी फ़ोन में उठाता हूँ। मेरे पास जो मेरी टीम है हेल्थ की पूरी, जो मेरे डॉक्टर्स है, जो मेरे कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर्स है, जो मेरी नर्सेस है, जो मेरे कोऑर्डिनेटर्स है, जो मेरे सीएचवी आशा वर्कर्स है, सब ये कोरोना की वजह से हर घर में पहुंच चुके हैं। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहब ने जो माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, माझं कुटुंब माझी जबाबदारी, इसका ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया, इसका भी हमें बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है। मतलब जो हाई रिस्क जो थे, हाई रिस्क कैटेगरी में जो आते थे, जैसे कि कोमॉर्बिडिटी है, जैसे कि जो सीनियर सिटीजन्स है या 40 के नीचे के भी लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन या कोई भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज़ है, इनकी पूरी लिस्ट हमारे पास में रेडी है। एक सवाल है, आईसीएमआर की आपने कहा कि गाइडलाइन हमने फॉलो की, बिल्कुल सही है, लेकिन स्टार्ट में जैसे हमने देखा जून जुलाई के अंदर, मई में लास्ट तक भी हो रहा था कि एक जहाँ पे एक पेशेंट निकलता है वो कंटेनमेंट जोन कर देते थे। बहुत हाईलाइट हो रहा था कि लोगों में घबराहट थी, ये सब चीज़ें थी। अभी भी आप कह रहे हो कि 10 पेशेंट निकल रहे, तो क्या वो कंटेनमेंट जोन वाला जो दहशत वाला वो ख़त्म हो गया है या फिर वो कुछ और पॉलिसी थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आईसीएमआर की गाइडलाइंस कंटेनमेंट जोन जो था वो पूरे साइंटिफिक तरीके से बनाया गया था टू अरेस्ट द वायरस। मतलब जो एरिया में है, अभी थोड़ा सा मैं मेडिकल टॉपिक की तरफ आता हूँ ताकि इजी लैंग्वेज में बताना चाहूँगा, ताकि ये बात भी लोगों तक पहुँचे। बिल्कुल। झुग्गी झोपड़ियाँ थी वहाँ पे, अपने यहाँ पे डेंस पॉपुलेशन है, मतलब छोटे से एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये बीमारी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, खांसी से, सर्दी से जो ड्रॉपलेट गिरते हैं उससे वो ट्रांसमिशन होता है। अपने यहाँ पे बहुत सारे लोग जो डेली वेजेस पे थे, तो उनके यहाँ पे शुरू में घबराहट ज़रूर थी, लेकिन हमने जाके उनको काउंसलिंग किया कि भैया ये आप लोगों के लिए है। हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जो नगर सेवक, आमदार और जो हमारे है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने भी हमारा बहुत सारा साथ दिया। जो भी झोपड़ियों में जो भी पेशेंट थे उनको रेशन पहुंचाने तक, मेडिकल सुविधाएं तक, उनकी टेस्टिंग करने तक, सब चीज़ें हमने मुहैया कराई थी। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर पड़ंजू सर ने इसको लीड किया था, इस कैंपेन को। अभी भी पॉलिसी वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि 95% टू 97% जो केसेस है वो अभी हाई राइज बिल्डिंग से आ रहे हैं, तो वहाँ पे फ्लोर सील हो रहा है। अभी घबराहट लोगों में बिल्कुल नहीं है। अभी ये जो हाई राइज बिल्डिंग के जो लोग हैं उनमें से बहुत सारे जो लोग हैं वर्किंग जो है वो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स में से है, तो इनको दिक्कत ये हो रही है कि उनको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे जाके, लेकिन उनको भी हम समझा रहे हैं
कि अभी जैसे कि आपका इंटरनेट है, ऑनलाइन है, आप अटेंड करिए ना, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये जो भी हम कर रहे हैं, जो फ्लोर सीलिंग कर रहे हैं, जो कंटेनमेंट जोन तो भी अपने पास बहुत ना के बराबर है, क्योंकि स्लम में से पेशेंट ही नहीं आ रहे। तो ये जो है, तो हम उनको बता रहे हैं कि 14 डेज़ का ये जो क्वारंटाइन पीरियड है, क्योंकि वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड मतलब एक बार किसी पर्सन के बदन में, बॉडी में अगर वो वायरस आता है तो उसके लक्षण दिखने के लिए 14 दिन तक लक्षण दिख सकते हैं। इसके लिए वो 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड है। अभी भी क्वारंटाइन जो 14 दिन का है, आप कह रहे हैं कि ये स्लम एरिया में ख़त्म हो गया या और झोपड़पट्टी से ख़त्म होकर ये बिल्डिंग में चला गया। ख़त्म नहीं हुआ है झोपड़पट्टी में, लेकिन ना के बराबर है, और बिल्डिंग में अभी ये ज़्यादा आ रहा है। इसका एक रीज़न एक्सपर्ट जो बता रहे हैं वो हर्ड इम्यूनिटी करके है। हर्ड इम्यूनिटी की वजह से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डेंस पॉपुलेशन होने की वजह से ये हर्ड इम्यूनिटी ज़्यादा फास्ट तरीके से स्लम में फैल रही है, और ये लेस डेंस, मतलब डेंस है ही नहीं, जो आइसोलेटेड रह रहे हाई राइज बिल्डिंग्स में, जैसे कि हर एक का फ्लैट है, सेल्फ कंटेंट फ्लैट है, ज़्यादा किसी के नेबर के घर में भी जाना नहीं, वहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी कम है, तो शायद वहाँ पे हम लोग को केसेस मिल रहे हैं। तो एक और सवाल आपसे ये कहने की, अब जैसे कि कोरोना वायरस अब डेवलप होकर एक नए आकार में बोलते आ गया है, जिसे कह रहे हैं कि अभी मुंबई के अंदर काफ़ी कम है, उतनी तरह से नहीं है, हो नहीं रहा है। जैसे कि न्यूज़ आ रही है कि मुंबई में अभी उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। हमने बात की थी कई लोगों से कि नहीं अभी है ही नहीं, तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन करें, लोग क्या करें? इसके लिए भी आईसीएमआर गाइडलाइंस आई है, और हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर सर ने गाइडलाइंस हमको दी है। हमने जो 4 जो कंट्रीज़ है, जैसे कि अपना मिडल ईस्ट हुआ, जैसे कि सऊदी या दुबई, दूसरा हुआ लंदन का और पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ का, तीसरा है साउथ अफ्रीका। ये यहाँ से जो ये 4 जगह से जो आ रहे हैं, उनको हम एयरपोर्ट से उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं। क्वारंटाइन करके डे 7 पे उनका हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, और डे 7 पे टेस्टिंग करके हम लोग जो निगेटिव है उनको और 7 दिन का क्वारंटाइन हम लोग उनके घर पे करने के लिए बोल रहे हैं, स्टैंपिंग करके। इसमें से ज़्यादा हमारा जो ध्यान है वो यूके से आए हुए, इंग्लैंड से आए हुए जो भी ट्रैवलर्स है उनके ऊपर, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट जो आया है अभी कोरोना का, नया म्यूटेंट स्ट्रेन जो आया है, वो एक्चुअली इंग्लैंड में पाया गया है, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस वहाँ पे है। तो यानी उसके कुछ सिम्टम्स मिले हैं अभी, मतलब जो एयरपोर्ट से लोग आ रहे हैं, कितनी संख्या में और कहाँ तक है, कुछ आपके पास आंकड़ा हो सकता है इसका? यूके के तो अपने पास में एल वार्ड में तो कोई पॉजिटिव केस है नहीं। नॉन यूके ट्रैवलर्स में मेरे ख्याल से 2-4 लोग पॉजिटिव है, लेकिन उनको हम लोग ने नॉन यूके ट्रैवलर्स को जो है उनको हम लोग ने जीटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। 2 सेंटर से जो नॉन यूके ट्रैवलर्स है उनको जो पॉजिटिव आ रहे हैं डे 7 पे, उनको हम जीटी हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं, और जो यूके के जो आ रहे हैं उनको हम 7 हिल्स हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं। यानी ये खुशी की बात है कि इतने सिम्टम्स नहीं है और बहुत कम संख्या में है, यानी ना के बराबर, ये खुशी की बात है। अब एक जो बेसिक सवाल है, हमारे जो दर्शक जो है वहाँ से एक आते हैं कि उनसे कुछ बातें होती, कंप्लेंट भी होती है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। एक होता है बर्थ, जन्म लेना, और एक होता है डेथ। यानी इस बीच में हेल्थ डिपार्टमेंट का काफ़ी अच्छा काम भी रहा है, हम अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन कुछ क्रिटिसाइज़ वाले भी काम आते हैं कि हम जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट से लेके डेथ सर्टिफिकेट तक जो ट्रबल होता है, आम जनता को कहूँगा मैं, जो झोपड़पट्टी के लोग होते हैं, जो स्लम के एरिया होते हैं, काफ़ी परेशान होते हो एल वार्ड के बाहर से लेकर वक्त, उनके लिए क्या अवेयरनेस, मतलब किस तरह से आप जन जागरूकता फैला रही कि आप इस तरह से करिए? क्योंकि एक सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि करेक्शन वाला, एक बार वो हो गया, वो करेक्शन हो नहीं था। तो डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि किस तरह से उसके लिए क्या प्रावधान है और कैसे करें, क्योंकि जनहित का मुद्दा है, ये लोगों से जुड़ा हुआ है। वो जितने लोग देखेंगे, समझेंगे, आपकी ज़ुबानी वो लोग समझेंगे, तो उसके ऊपर काम करेंगे ताकि ये परेशानी कम हो जाए। तो प्लीज़ संक्षेप में और बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे लोगों को बताइए कि जो बर्थ टू डेथ, प्लीज़। मैं करेक्शन करवाना चाहता हूँ कि बर्थ, जन्म लेने से मृत्यु तक नहीं, कि शादी से भी जो लड़की है, जो बोलते हैं मेंसेस स्टार्ट होते हैं 12-13 साल से, वहाँ से हमारा काम चालू होता है। पेट में बच्चा है, वहाँ से काम चालू होता है, आदमी के मृत्यु तक। हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ तक है। संक्षेप में मैं आपको बताऊँ, ये संक्षेप में बताने वाली बात नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट ये मैंडेटरी है। अपना आरबीडी एक्ट 1969, बहुत लोगों को ये बात मालूम नहीं है। बहुत लोग बोलते नहीं हमारा चर्च का सर्टिफिकेट चलता है, हमारा मंदिर का चलता है, हमारा मस्जिद का चलता है। ऐसे नहीं होता है, ये है। दूसरी बात ऐसी है, जब से बृहन्मुंबई महानगर पालिका 1898 से चालू है, तब तक का रिकॉर्ड हमारे पास में है। नया जो जन्म होता है या नई जो मृत्यु है, उसका 7 दिन के अंदर हमारे पास आने के बाद इन्फॉर्मेशन, जैसे कि बर्थ रिपोर्ट फॉर्म है, डेथ रिपोर्ट फॉर्म है, हमारे पास आने के बाद 3 दिन के अंदर
72 आवर्स के अंदर अपने एल वार्ड में वो सर्टिफिकेट जनरेट होता है, जो लोगों को जो भी उसका मूल्य है वो पे करके उनको लेना है। सबसे बड़ी बात, अहम बात ये है कि अगर जन्म होता है तो बच्चे के माँ या पिताजी दोनों में से एक ने आके लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों को अपील करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा कि एल वार्ड या कोई भी बीएमसी में आप किसी भी एजेंट के पास मत जाइए। एल वार्ड में मैं डॉक्टर जादव हूँ, यहाँ पे बैठा हुआ, मैं खुद सब जो भी आते बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट सबके लिए मैं खुद उनको अटेंड करता हूँ, उनकी जो परेशानियाँ हैं उनको मैं दूर करता हूँ। डेथ सर्टिफिकेट बारे में भी वही है, किन रिलेटिव जो है वो आएंगे, मतलब अगर कोई गुजर गया, उनकी बीवी या उनका शौहर या उनके बच्चे इसमें से, या भाई बहन यही आए, आप आप किसी भी आप किसी भी एजेंट को कृपया कांटेक्ट मत करिए। बहुत सारे फ्रॉड सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, मेरी हाथ जोड़ के आप सबको विनती है। ये सर बिल्कुल आह्वान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि जो आरोग्य डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है वो खुद आपसे रूबरू होके जो जनता से कह रहे, हाथ जोड़कर विनती करें, बहुत बड़ी बात है हमारे चैनल के लिए भी और पब्लिक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आखिरी बात इसमें बताना चाहता हूँ, आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया करेक्शन का। करेक्शन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, लोगों की एक जो गलतफहमी है लोगों के दिमाग में, मैं दूर करना चाहता हूँ। करेक्शन के बारे में एक ही बात ऐसी है कि जो हम इसको इवेंट बोलते हैं, बर्थ या डेथ, इसको हम इवेंट बोलते हैं। अगर हमको करेक्शन करना है, समझो किसी का बर्थ हुआ है 1980 में, आप 40 साल के बाद यहाँ पे आ रहे हो, अगर हमको करेक्शन करना है तो आज की तारीख में वो के प्रूफ उसके लिए नहीं चलती है। जब इवेंट हुई है, जब भी वो बर्थ हुई है या जब भी डेथ हुई है, उस टाइम के प्रूफ, जैसे कि बर्थ है तो हमें हस्बैंड और वाइफ, मदर और फादर के उस टाइम के 3 प्रूफ लगते हैं, गवर्नमेंट के प्रूफ लगते हैं। लेकिन हम बहुत सारे फ्लेक्सिबल रहते, बहुत सारे बारे में हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, और अगर हम सेटिस्फाई होते हैं तो हम वो करेक्शन करते हैं। तो आप ये बात मत सोचिए कि 1980 में हम लोग कब लाएंगे, कैसे लाएंगे, ये अपना आरबीडी एक्ट है। तो मेरी विनती है आप सबको कि करेक्शन के लिए, और करेक्शन के लिए भी कोई भी प्रॉब्लम है, हमारे बिहार के बर्थ रजिस्टर कारकुन रहते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं खुद विभाग में उनके लिए यहाँ पे रहता हूँ। अगर कोई मीटिंग में नहीं गया, मैं खुद सारे लोगों को, सारे सिटीजन्स को मैं अटेंड करता हूँ। तो आप कृपया, अगर एल वार्ड में कुछ प्रॉब्लम है तो ये जो जनता है ये खुद मेरे पास आए, मैं उनकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत बहुत अच्छी बात कही कि इन्होंने खुद आह्वान किया है कि जो भी परेशानी है डॉक्टर साहब खुद यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो आके उनसे बात कर सकते हैं, रूबरू हो सकते हैं कि आपकी क्यों समस्या, क्योंकि ये बहुत जटिल समस्या थी लोगों के लिए, वार्ड के लिए नहीं, ऑफिसर के लिए नहीं, लोगों के लिए बहुत जटिल समस्या है कि किस तरह करें, क्या करें। वो जो है बिचौलिया जो होते हैं बीच के, उनसे मिल जाते हैं, फिर वो धांधली होती है, गड़बड़ होती है, फिर बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सर एक आपने खुद ही आपने बताया कि मैरिज सर्टिफिकेट वाला मसला है, उसको भी थोड़ा क्लियरफाई करें, लोगों के लिए बता दिए कि किस तरह से क्या होना चाहिए। मैरिज के लिए भी मैं वही चाहूँगा, बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है, आप ऑनलाइन जाइए। अगर आपको ऑनलाइन नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे यहाँ पे मेरे जो डीओज बैठे वो भी आपको गाइड करते हैं। भैया आपने मैरिज किया, शादी की है, कोई गुनाह तो नहीं किया है किसी ने, और आपका शादी रजिस्टर करना है एज अ सब रजिस्टर ऑफ मैरिजेस, ये मेरा अहम कर्तव्य है, मेरा काम है। मैरिज के लिए हमारे यहाँ पे जो होता है वो महाराष्ट्र मैरिज एक्ट 1998 के हिसाब से अपना मैरिज यहाँ पे रजिस्टर होता है। मेरे यहाँ का जो रजिस्ट्रेशन है वो एक ही धर्म का रजिस्ट्रेशन होता है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बोलती कि आप रिलीजन चेंज करो, लेकिन अगर आप रिलीजन अलग रिलीजन से हो तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर आप ये रजिस्टर करवा सकते हैं। मेरे यहाँ पे भी हमारे हेड क्लर्क पूरे वेरिफिकेशन के लिए बैठे हैं, वो आपको लेकिन एक चीज़ है, हस्बैंड वाइफ और 3 विटनेसेस को आपको एक साथ आना है। आप ऑनलाइन जब फॉर्म भरते हो तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है और वो स्क्रॉल के हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए वो आपके देने हैं। जनरली एक प्रॉब्लम कब आता है कि जो वाइफ होती है, ब्राइड जो होती है, अगर अभी का अगर मैरिज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे क्लियर कट एक क्लॉज है कि रेसिडेंशियल प्रूफ ॲट द टाइम ऑफ मॅरेज, वास्तव्याचा पुरावा लग्नाच्या वेळचा, मीन्स आप शादी आपने जब की है, समझो 2006 में की है, तो 2006 में वो जो वाइफ है, ब्राइड है, उसके रेसिडेंशियल प्रूफ जो चाहिए वो आपका करना है। अभी के मैरिज में प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन अगर कोई समझो 1990 का मैरिज रजिस्टर करने आए तो उसके लिए दिक्कत होती है, क्योंकि वो रेसिडेंशियल प्रूफ नहीं मिलता है उनको। तो ये मेरी विनती है कि आप, और मैं आह्वान करना चाहता हूँ, मैरिजेस आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर करिए।
बहुत सारे लोगों का अभी भी है, चर्च ने मैरिज सर्टिफिकेट दिया है, हमारा निकाहनामा है, नहीं, मैरिज रजिस्ट्रेशन इज़ ऑल्सो मैंडेटरी फॉर द सिटीजन्स। यानी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया बताया कि अमूमन होता है कि लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें किस तरह करें, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने एकदम ओपनली बता दिया कि इस तरह से आप काम करें। बाकी जो चीज़ें हैं हम पूरी चीज़ें बता नहीं सकते ताकि डॉक्टर साहब बैठे हुए एल वार्ड के अंदर वो बता देंगे। एक आखिरी सवाल सर आपसे ये है कि एक बहुत अहम मुद्दा है लोगों का, जो 80s के पहले जो जन्म हुआ था वो घरों में हुआ था, उनको बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग होती है एक बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, उनके लिए क्या प्रावधान है प्लीज़? देखिए, घर पे जन्म होता है आजकल, तो उस टाइम पे बहुत होता था, आजकल वो भी ना के बराबर है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए हम प्रमोट कर रहे हैं, हमारे लोग भी जा रहे हैं। उस टाइम को जो बात है, मेरे यहाँ पे अगर होम डिलीवरी कभी भी आती है तो 1 साल के अंदर हम लोग लेट फीस और एफिडेविट लेके पंचनामा करके हम लोग यहाँ पे रजिस्टर करते हैं। 1 साल के बाद में अगर आपको आना है बर्थ रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आपको कोर्ट का ऑर्डर लगता है, आपको कोर्ट में जाना है, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। जो 80s की दौर 70-80s की, उसके लिए क्या है? ये कोर्ट में ही जाना है, वही है, कोर्ट में। कोर्ट। तो यानी जो लोग काफ़ी कंफ्यूज होते थे कि जो हम जो घर में डिलीवर हो गए हैं, बर्थ हो गए, उनके लिए ये था कि सर ने बताया कि आप कोर्ट जाए, कोर्ट से ये राब्ता करें, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी तरह से खुलकर डॉक्टर जादव साहब ने, जो आरोग्य वैद्य डिपार्टमेंट के हैं एल वार्ड के, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया। और एक लास्ट अभी इनसे ये कहा जाए कि आप क्या आह्वान करोगे लोगों से 2 चीज़ों के ऊपर? एक तो एक आह्वान होगा और एक वैक्सीन के लिए कि किस तरह से इसकी तैयारी की जाए जनता के लिए, प्लीज़। देखिए, जो भी वैक्सीन आता है पूरे दुनिया में, उसकी पूरी सुरक्षितता की पूरी खातरी करके ही लोगों को दिया जाता है। तो पहली बात तो दिमाग से डर निकालिए, और दूसरी बहुत अहम बात है, अगर वैक्सीन भी आ गया है तो त्रिसूत्री जो है, हमारे 3 जो पॉइंट्स है मेन, वो आप हमेशा याद रखिए। हमेशा मास्क पहनिए, दूसरी बात 6 गज़ की दूरी रखिए, और तीसरी बात हाथ साबुन से धोइए। इसका पालन आपको करना ही होगा, क्योंकि कोरोना है और इसको हम नकार नहीं सकते हैं। वो वैक्सीन हो या ना हो, ये हमें प्रिकॉशन लेने हैं। तो ये यानी आने वाले दिनों में लोग किस तरह से तैयार है, यानी आह्वान तो आपने क्या किया वैक्सीन के लिए? वैक्सीन के लिए जैसे ही, हाँ, कोविन ऐप है, मैं आपसे आह्वान करूंगा जैसे ही उसका नोटिफिकेशन आता है आप खुद को रजिस्टर करिए। अगर आगे भी अगर हमारी सरकार बोलती है कि रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी अभी भी उसमें जो बोलते हैं कि बेहतरियाँ हो रही है और डेवलपमेंट हो रही है, और उसमें अपग्रेडेशन प्रोग्राम में हो रहा है, तो जैसे जैसे आएगा मैं आपके चैनल को वापस बता दूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जादव साहब, इन्होंने ऐसी चीज़ें बताई जो लोगों की जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। साधारण ज़िंदगी में जो जीवन होता है उसके अंदर लोगों की मतलब जो शिक्षा की कमी है, कई लोगों के अंदर जानकारी की कमी है, तो डॉक्टर साहब ने जो मुंबई महानगर पालिका के ज़रिए से मालूमात होनी चाहिए जो ज़रूरी थी, वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया। और यही वही डॉक्टर हैं एल वार्ड के जादव साहब, जिन्होंने हमें पिछले 1 साल से कोरोना महामारी से किस तरह लड़ना है वो लड़ भी रहे हैं, और वो लोग प्रतिनिधि के साथ मिलकर किस तरह से इनके डिपार्टमेंट ने काम किया है, उसके लिए डॉक्टर साहब को सलूट है। फिर से एक बार हमारे चैनल की तरफ से भी, हमारे व्यूवर्स की तरफ से भी, हमारे दर्शकों की तरफ से कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि हमारा जो एल वार्ड है वो बहुत अच्छी तरह अभी सुरक्षित है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। और बहुत मुद्दों पर इन्होंने बात की बहुत बेहतरीन तरह से, लोगों की जानकारी की। हमारा सबसे बड़ा जो माध्यम होता है, न्यूज़ जो माध्यम होता है, चौथा स्तंभ है, वो यही माध्यम होता है कि लोगों तक जानकारी पहुँचाए। और हमने अपना कर्तव्य निभाया और हमने अपना काम किया। साथ ही साथ हमारे डॉक्टर साहब है वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे हमेशा से। जैसे जैसी जो नोटिफिकेशन आएंगे, जो हेल्थ रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। तो हमने सारी चीज़ें जानकारी ली इनसे। इनका एल वार्ड का भी बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर साहब के बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लिए इतना अपना कीमती वक्त दिया। तो मैं हूँ जाफ़र उस्मान शेख, द अखबार न्यूज़ से।